Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट एल्गोरिथम करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग का। वो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, FCFS एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS। It is the simplest scheduling algorithm. It assigns CPU to the process which arrives first. ये बिल्कुल सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ये क्या करता है, जो पहले आता है प्रोसेस उसको वो CPU असाइन कर देता है और वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करने के बाद CPU छोड़ देता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। इट इज़ ऑलवेज नॉन प्रिएम्प्टिव इन नेचर। ये हमेशा नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। नॉन प्रिएम्प्टिव का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मतलब बताया था। और तो चलिए इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको किस तरह के न्यूमेरिकल्स फेस करना पड़ सकता है एग्जामिनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। हमको एवरेज वेटिंग टाइम इसकी निकालनी है। हमको इसकी एवरेज वेटिंग टाइम निकालनी है। हमको यहाँ पर क्या दिया है, प्रोसेस, अराइवल टाइम दिया हुआ है, उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो हमको इसकी एवरेज वेटिंग टाइम निकालनी है। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो सीपीयू शेड्यूलिंग का, सबसे पहला प्रोसेस होता है गैंट चार्ट ड्रॉ करना। गैंट चार्ट, हमको सबसे पहले गैंट चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैंट चार्ट को ड्रॉ करना, क्योंकि अगर आपका गैंट चार्ट गलत बन जाता है तो आपका जो फर्दर जो भी न्यूमेरिकल होगा वो सारा गलत होगा। तो हमको गैंट चार्ट के ऊपर पूरी तरह पे से फोकस करके बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको देख लेते हैं। हम ऐसे बना लिया मैंने। अब सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, हम अराइवल टाइम देखेंगे। अराइवल टाइम में सबसे सबसे पहले कौन आया, सी। मतलब 0 पे सबसे पहले कौन आया, सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पर बना देंगे सी। और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, कितनी देर तक चलेगा, 2। ये टोटल 2 तक चलेगा। तो यहाँ पे आ गया 2। अब हम देखेंगे कि अराइवल टाइम 2 पे कोई आया, 2 अराइवल टाइम पे कोई आया। तो यहाँ पर 2 पे कोई नहीं है। उसके बाद 3 पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आया, ए। तो 2 से 3 तक सीपीयू आइडल बैठेगा। 2 से 3 तक सीपीयू आइडल बैठेगा, कोई काम नहीं करेगा सीपीयू। और 3 पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आता है, ए प्रोसेस आया। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4। तो 3 + 4 7 तक सीपीयू ए के पास रहेगा। अब 7 अराइवल टाइम हो चुका है और इस अराइवल टाइम पे हमारे पास ई भी आ चुका है सबसे पहले। उसके बाद ई आया 4th पे, उसके बाद डी भी आ गया और बी भी आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि 7th अराइवल टाइम पे सभी प्रोसेसेस हमारे एंटर कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले कौन आया, ई, जो कि 4 पे आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3। 7 + 3 10। उसके बाद अब 2 प्रोसेसेस आए, बी और डी। इनका अराइवल टाइम बिल्कुल सेम है, मतलब 5 अराइवल टाइम पे ये दोनों आ चुके हैं, बी और डी। तो अब जैसे कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो सबसे पहले कौन आया था, बी। तो हम बी को लिख देंगे यहाँ पे और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3। 10 + 3 13 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक डी बचा। डी का बर्स्ट टाइम कितना है, उसका भी कितना है, 3। 13 + 3 सॉरी, डी का जो बर्स्ट टाइम है वो है 1। 13 + 1 14। तो मैं आपको इसी गैंट चार्ट पे एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास अराइवल टाइम में सबसे पहले आया सी। हम सी को लिख देंगे 0 पे। वो कितना चला, 2 तक वो चला। अब 2 देखेंगे हम अराइवल टाइम में कि 2 में कोई आया, 2 में कोई नहीं आया।
नेक्स्ट कौन आया 3 पे, 2 से 3 पे सीपीयू आइडल बैठेगा। 3 पे आया हमारे पास ए का अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम कितना 4, तो 3 + 4 हो जाएगा वो 7 तक सीपीयू ए के पास रहा। अब जब 7 टाइम पे हमारे पास सभी प्रोसेस आ चुके हैं, बी भी आ चुका है, डी भी आ चुका है और ई भी आ चुका है, तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी, हम सबसे पहले लिखेंगे ई क्योंकि ई का टाइम सबसे पहले है 4। ई के बाद 4 आया, उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3, 7 + 3 10। उसके बाद हमारे पास बी प्रोसेस आ गया, बी का अराइवल टाइम कितना 5, बी और डी का 5 है, लेकिन हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं तो ये एज इट इज चलेगा बी और डी। तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट गैंट चार्ट इस सॉल्यूशन का। अब हम देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। अब हमको वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम कितना होगा ए का, ए से स्टार्ट करते हैं। ए का अराइवल टाइम कितना है 3, और उसको सीपीयू कब मिला 3 पे, देख सकते हैं आप इसको, ए को सीपीयू कब कहाँ पे मिला 3 पे, तो उसका ए का वेटिंग टाइम कितना हुआ 3 पे ही आया और उसको 3 पे ही मिल गया, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 0। बी पे चलते हैं, बी का अराइवल टाइम कितना है 5, और उसको प्रोसेस कब कहाँ पे मिला, सीपीयू कहाँ पे मिला 10 पे, 10 पे, तो इसका वेटिंग टाइम क्या बन जाएगा 10 - 5, ये हो गया 5। सी पे चलते हैं, सी 0 पे आया और उसको 0 पे मिल गया, तो इसका वेटिंग टाइम कितना है 0। डी 5 पे आया और डी को सीपीयू मिला 13 पे, तो इसका क्या बन जाएगा 13 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 वेटिंग टाइम। उसके बाद हमारे पास बचा ई आया था 4 पे और इसको सीपीयू कब मिला 7 पे, तो ये क्या बन जाएगा 7 - 4, ये हो जाएगा 3। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू 0 + 5 + 0 + 8 + 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 8 + 8 16/5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है एवरेज वेटिंग टाइम। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास गैंट चार्ट। आपको ये इस गैंट चार्ट का ध्यान रखना है क्योंकि मैंने जितनी भी कैलकुलेशन की है वो इस गैंट चार्ट के ऊपर ही की है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास कॉन्वॉय इफेक्ट। स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर बिगर प्रोसेस टू रिलीज सीपीयू। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या कहता है कि जो छोटा प्रोसेस होगा उसको ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा फ्रॉम बिगर प्रोसेस टू रिलीज सीपीयू, जब तक कि वो बिगर प्रोसेस सीपीयू को रिलीज ना कर दे। और ये ही एफसीएफएस का एक डिसएडवांटेज है। कॉन्वॉय इफेक्ट एफसीएफएस का ये एक डिसएडवांटेज है। मैं आपको बताता हूँ कैसे डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ना फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 और P2। अराइवल टाइम P1 का है 0, उसका बर्स्ट टाइम कितना है 100। P2 का अराइवल टाइम 1 है और उसका बर्स्ट टाइम 1 है। तो इस केस में प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो वो P1 सबसे पहले सीपीयू लेगा, तो उसका बर्स्ट टाइम कितना है 100। अब नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर ऑफ एफसीएफएस, वो P1 प्रोसेस छोड़ेगा नहीं जब तक कि वो अपनी पूरी कंप्लीट ना कर ले अपनी एग्जीक्यूशन। तो P1 100 तक तो सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो बहुत स्मॉलर प्रोसेस के लिए, बहुत स्मॉल प्रोसेस है P2 का, उसको ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि P1 बिगर प्रोसेस था, उसको सीपीयू नहीं मिलेगा जब तक P1 कंप्लीट ना करे, P2 को तो सीपीयू नहीं मिलेगा, तो इसलिए P2 को ज़्यादा वेट करना पड़ा, और यही हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट है। सेकंड केस में हम देख लेते हैं, जैसे P2 का अराइवल टाइम 0 है और उसका बर्स्ट टाइम 1 है, तो सबसे पहले P2 को सीपीयू मिल जाएगा और वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद P1 को तो एज यूजुअल उसको जितना टाइम लगेगा उसको लगेगा। तो एडवांटेज ऑफ एफसीएफएस
FCFS के हम एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ सिंपल, इट इज़ ईजी टू यूज़, हम ईजी टू यूज़ है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और इसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी है। डिसएडवांटेज उसका एक ही है, वो है कन्वॉय इफेक्ट, वो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो बस FCFS के लिए हम इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एल्गोरिदम देखेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी क्यू और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।